ज़्यादा नहीं बल्कि डेट ट्रैप में और ज़्यादा फंसा हुआ नज़र आता है। पाकिस्तान 250 बिलियन से भी डॉलर ज़्यादा कर देते, इनको अभी पे करने की भी हैसियत नहीं है इनकी, इनको इमीडिएटली जो देने हैं अगले महीने से पैसे। समझ गए कि सेना इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं चलने देती और सेना सोर्स है, मेन करप्शन का सोना सोर्स है, और जो पुलिस भी कोई वो नहीं है तजुर्बा के वो अगर सत्ता में आ जाएंगे तो हालात सुधार देंगे। इसलिए कि कोई मैजिक पॉइंट तो है नहीं किसी के पास छड़ी के हालात ठीक हो जाए। जो है ये हमेशा अब भीख मांगता रहता है, ये हमेशा ही रहता है, ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए कि ट्रस्ट डेफिसिट भी नजर आता है। इसलिए पाकिस्तान कहता कुछ है, करता बाद में। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जयदीप। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर, क्योंकि हमारे पड़ोस में लगातार हलचल मचती रहती है और उस हलचल का भारत पे क्या असर हो सकता है और क्या वहां पर चल रहा है, इस पे हम आगे बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आप सबके जाने पहचाने और मेरे पर्सनल फेवरेट कमर आगा साहब। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक। सर, सवाल मेरा पहला आपसे ये है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पर काफी समय से कुछ इस तरह के क्राइसिस है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या इकोनॉमी, काफी भारी संकट में पाकिस्तान है। डॉलर खत्म हो चुका है, आयात पर भी वहाँ पे संकट है। तो ऐसे सब हालात में आईएमएफ की पे सबकी नजरें टिकी हैं और आईएमएफ की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आईएमएफ ने कुछ बड़ी शर्तें रखी हैं पाकिस्तान को बहाली देने के लिए। तो मैं इस पे आपसे थोड़ा-सा जानना चाहती हूँ कि आखिर किस तरह की शर्तें पाकिस्तान में आईएमएफ रखने वाला है पाकिस्तान के सामने? देखिए, उनकी शर्तें सब जगह एक सी होती हैं। पहली बात ये होती है कि आपका जो बजट डेफिसिट है उसको कम कीजिए और धीरे धीरे ख़त्म कीजिए। फिर उसके बाद ये रहता है कि आप जो ग्लोबलाइजेशन की शर्तें हैं, मार्केट इकनॉमी को बढ़ाइए और मार्केट को ओपन अप कीजिए। और जो सहूलतें या कंसेशंस आप किसानों को या पेट्रोल के प्राइस में जो आपने दे रखी हैं, वो आप बंद कीजिए। प्रॉब्लम ये है कि ये अगर बंद करते हैं तो पेट्रोल के दाम और बढ़ जाएगी। तो ऐसे में अनरेस्ट होने का डर इनको लगा रहता है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान की कोशिश ये होती है कि कुछ उनको सहूलतें मिल जाएं, कुछ उनको कंसेशन मिल जाएं। धीरे धीरे वो कहते हैं कि हम बढ़ाएंगे, लेकिन आईएमएफ की ये मजबूरी है, आईएमएफ का ये उसूल है कि इसी तरह वो जब भी लोन किसी को देता है वो देता है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए कि ट्रस्ट डेफिसिट भी नज़र आता है। इसलिए पाकिस्तान कहता कुछ है, करता बाद में कुछ है। तो ये भी एक बड़ी वो बनी हुई है समस्या। हुँ। तीसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान की इंटरनल हालात बहुत ख़राब है। उसके अंदर ये है कि बड़ा लोन कोई देने पे तैयार नहीं है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त ये है कि वर्ल्ड बैंक का लोन उन्हें मिल जाए किसी भी सूरत से। आईएमएफ का थोड़ा सा भी लोन मिल जाता है 1-2 बिलियन, तो फिर उनको सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना और फिर उसके अलावा दूसरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से भी लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जब तक आईएमएफ का लोन नहीं मिलेगा, इन सब देशों ने ये कह रखा है कि भाई पहले आप वहाँ से लाइए तब हम देंगे। जनरली ऐसा ही होता है, दूसरे देशों के साथ भी किया जाता है। तो पाकिस्तान की समस्या इतनी जटिल है और जिसको सुलझाना मैं समझता हूँ कि इस वक्त न तो कोई बड़ी लीडरशिप है वहाँ पे प्रैग्मेटिक या बहुत जिसकी सपोर्ट बेस बहुत बड़ा हो, और ना ही जो है भी इमरान खान की है ज़रूर सपोर्ट बेस, मगर उनको एक्सपीरियंस नहीं है। आज की जो हालत बिगड़ी है वो उन्हीं के दौर में शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ ये भी है कि ना ही कोई बड़ा स्पिरिचुअल लीडर नज़र आता है। तो ऐसे में जो मुश्किल जो है पाकिस्तान की बढ़ती ही नज़र आती हैं। और दूसरी बात ये कि
एक अमर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के पास कभी भी डेवलपमेंट एजेंडा ही नहीं रहा। वो सिर्फ इस्लामिक एजेंडा पे काम कर रहे थे। धर्म के साथ आपको दूसरी चीजें भी करने, और फिर धर्म का भी जो वो गलत इस्तेमाल कर रहे थे, पॉलिटिकल गेन के लिए कर रहे थे, और दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे कि धर्म के माध्यम से कश्मीर पे कब्जा कर लो, धर्म के माध्यम से अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दो, फिर उसको वहाँ पे अपने तालिबान को बिठाल दो, और उसकी मदद से फिर वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उस पर कब्जा हो जाएगा, तो हमें 2-3 ट्रिलियन डॉलर का हम खाते रहेंगे अगले 20-25 साल तक। इस तरह से मुल्क नहीं चलते। और मुल्क के अंदर भी उन्हीं ने आतंकवाद को इतना बढ़ाया कि अब उन्हीं की बनाए हुए बहुत से संगठन जो हैं उन्हीं के खिलाफ हो गए पाकिस्तान की सेना के। उनका मानना यह है कि पाकिस्तान की सेना सही इस्लामिक सेना नहीं है, पाकिस्तान सही इस्लामिक देश नहीं है। खासतौर से तहरीक तालिबान का मानना यह है कि हम सही इस्लाम वहाँ पे नाफिज करेंगे, और ये नहीं चल सकता। जो जिस तरह की हुकूमत है, जी। आर्मी को मानते ही नहीं, वो इस्लामिक आर्मी की बात कर रहे हैं जो उन्हीं ने बनाई है। तो दूसरी बात ये है कि वो उसके अलावा बहुत से रीज़न है, हम आगे बात करेंगे कि ये जी। हालात ऐसे क्यों हुए। लेकिन सर, आईएमएफ की शर्तों को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पाकिस्तान आईएमएफ की शर्तें मान लेता है तो उसको अपनी संप्रभुता को गिरवी रखना पड़ेगा, जिसमें आईएमएफ की कुछ ऐसे। देखिए, आईएमएफ की जो शर्तें हैं वो सब जगह एक सी होती हैं, और जिस हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है उसमें तो वो उनको माननी पड़ेंगी। कोई उनके पास नहीं, बार्गेनिंग सबसे बड़ा कैपेसिटी नहीं सर है। आईएमएफ का जो मानना है वो ये है कि आप जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है उसमें बदलाव करें, एफआईए और एनओए को लेकर। उसमें जिसमें अब तक के उनके जो ऑफिसर्स हैं, जो पूरा उनका सरकारी तंत्र है, उन्होंने बड़े भ्रष्टाचार किए, उसको लेकर इनका बड़ा ये सवाल है। भाई, आईएमएफ का ये है कि वो अपने लोन की सिक्योरिटी देखती है, हम्म। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, वो पैसा फिर बाहर साइफन होके चला जाएगा, जनता तक तो पहुंचेगा नहीं। तो फिर वो चाहते हैं कि आपने जो बनाया है उसके ऊपर आप जो लोग हैं उनके ऊपर सख्ती कीजिए, उनके ऊपर ये कि उनको होना चाहिए। और ये बात इमरान खान ने भी शुरू की थी, उन्हीं ने भी कहा था कि भाई ये लोग पैसा लेके भाग गए, इनसे पैसा लेना चाहिए वापस। उसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं। अब अभी पता चला है कि एक के कमर बाजवा जो हैं, जो अभी इससे पहले मुनीर साहब से पहले आर्मी के चीफ थे, जो अभी रिटायर हुए हैं, कुछ ही समय पहले रिटायर हुए हैं, उनकी बीवी के अकाउंट में $600 मिलियन। ये लोग मिलियंस एंड मिलियंस, बिलियंस ऑफ डॉलर ये लोग साइफन आउट कर देते हैं, और फिर जाके दुबई में और अमेरिका में या कनाडा में वहां जाके रहने लगते हैं। जनरल कियानी जो है पहले आर्मी चीफ थे, वो शायद अब कनाडा या ऑस्ट्रेलिया पता नहीं वहां जाके सेटल हो गए, वहां रह रहे हैं। तो ये किसी मुल्क में आर्मी चीफ नहीं होता बाहर जाके सेटल, एटलीस्ट 10 साल तो नहीं रहता ये लोग। वो वहीं रहता है, अपने मुल्क में रहता है, अपने मुल्क की खिदमत करता है रिटायरमेंट के बाद भी। लेकिन पाकिस्तान में सब रिटायर हो गया, मेजर जनरल तक या मेजर तक के रैंक के लोग चले जाते हैं कनाडा, और वहाँ जाके बड़े बड़े मकान बना लेते हैं। तो आईएमएफ की जो शर्तें हैं वो ये कि भाई ये जो है भ्रष्टाचार ये कम होना चाहिए। पाकिस्तान ये कहता है कि अगर हम उनके कहने पे चलेंगे तो हमारी जो सॉवरेनिटी है या संप्रभुता जो है उस पर संप्रभुता। असर, हाँ, संप्रभुता पे असर पड़ेगा, इसलिए हम उनकी बहुत सी शर्तों को मानने पे तैयार नहीं। देखिए अमर जी, बात दरअसल ये है, शर्तें जो होती हैं, हम सब जानते हैं कि ये आईएमएफ जो है ये अमेरिकन डोमिनेटेड संस्था है। अमेरिका ये चाहता है, इस समय काफ़ी समय से उसकी कोशिश है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के इंटरेस्ट न सर्व करे, बल्कि अमेरिकन इंटरेस्ट को इस रीजन में, यानी वेस्टर्न नेशन के इंटरेस्ट को इस रीजन में। बात वहाँ पे अटकी हुई है। पाकिस्तान के साथ समस्या ये है कि वो इतना ज़्यादा चाइना के साथ जुड़ चुका है कि उसको वहाँ से निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। और दूसरी तरफ ये भी है कि पहले उन्हीं ने पाकिस्तान, अमेरिकन ने या पश्चिमी देशों ने जो थे ये ग्रे लिस्ट में इनको डाला FATF की।
और निकालने की कोई मतलब ये चले गए तो वहाँ से निकालने की कोई मदद नहीं की। उसकी वजह जब तक अफगानिस्तान की बातचीत चल रही थी ये ग्रे लिस्ट में थे। जब इन्हीं ने अफगानिस्तान को सक्सेसफुली टॉक करा दिया तो उन्हीं ने इनको ग्रे लिस्ट से हटवाने में मदद कर दी। फिर उसके बाद ये हालांकि पाकिस्तान ने क्या किया कि वहाँ पे जो अफगानिस्तान के अंदर जो बातचीत हुई थी वो मुल्ला बरादर से हुई थी, यानी मुल्ला उमर के ग्रुप से हुई थी, जो पहला बड़ा ग्रुप था वहां पे ऊपर, उसको उन्हीं ने हटा के जी आपकी आवाज आ रही है, प्लीज आप कंटिन्यू। उनको उसको हटा के उन्हीं ने वहां पे हक्कानी नेटवर्क को बिठा दिया, क्योंकि मुल्ला उमर का जो ग्रुप था उसने काफी कंप्रोमाइज कर लिए थे अमेरिकन से, और इनको लगा कि तालिबान उनके कब्जे में नहीं रहेगा बल्कि इनको भी ढाल दिया। तो इस तरह की हरकतें वो जो करते हैं पाकिस्तानी, तो उससे मतलब ये कि अब उनकी रेपुटेशन या उनकी ऊपर जो भरोसा है वो बड़े पावर्स का नहीं है। वो पूरा चाहते हैं अमेरिकन या यूरोपियन, जो वर्ल्ड बैंक चाहता है कि वर्ल्ड बैंक, ये आर्म ट्विस्टिंग है। जब तक अमेरिका के साथ जुड़ के ये काम कर रहे थे तो जो जी चाह रहा था कर रहा था, करप्शन तो तब भी हो रहा था, तब ये लोग नहीं बोलते थे, तब बल्कि उल्टा पैसा पाकिस्तान को दिया जा रहा था। अब ये नहीं है उनके साथ, अभी चाइना के साथ चले गए तो उनके साथ आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। पाकिस्तान जो है वो उसके सामने बड़ी समस्या है ये कि वो चाइना के साथ जाए या अमेरिका के साथ रहे। अमेरिका के इंटरेस्ट को, अगर अमेरिकन इंटरेस्ट प्रमोट करता है तो चाइनीज नाराज होते हैं, और चाइनीज इंटरेस्ट करता है तो अमेरिका, और उनकी खुद कोई हैसियत नहीं है, बगैर उसके वो नहीं रह सकते बगैर देश के। और कोई डेवलपमेंट एजेंडा नहीं था इनका, कभी इन्हीं ने डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन या इस तरह की बातें, या जनता के सपोर्ट में काम करना, जो कुछ भी डेवलपमेंट होता था थोड़ा बहुत वो पंजाब प्रांत में होता था, बाकी तो जो सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में या ऑक्युपाइड टेरिटरीज जो है जम्मू एंड कश्मीर की, में कुछ इन्होंने कभी कुछ डेवलपमेंट नहीं किया, वो वैसे ही पड़ी रही हैं, बहुत नॉमिनल। जो कुछ भी रोड से सड़कें बनी वो आर्मी के हिसाब से बनी ताकि आर्मी के मूवमेंट वहां पे आसानी से रहे, डिप्लॉयमेंट में उन्हें दिक्कत ना हो। लेकिन कोई मास्टर या मेजर डेवलपमेंट उनके पास एजेंडा था ही नहीं, हमेशा से उनके साथ यही प्रॉब्लम रही। अच्छा सर, जो पाकिस्तान में भी क्राइसिस है, खासतौर से हम इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो उसको लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पाकिस्तान में हालात और ज्यादा खराब होते हैं तो उसका असर भारत पे भी पड़ सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरह से भारत पे असर पड़ सकता है इस पूरी स्थिति का पाकिस्तान की? अब पहले तो बात यह है कि अगर वहां के हालात बिगड़ते हैं तो डर इस बात का है कि भुखमरी का डर है, इसलिए कि उसके कई कारण हैं। वहां पे जो पिछले 3 साल के अंदर पूरा पाकिस्तान तबाह बर्बाद एक तरह से हो गया। इनके पास कोई पहले से प्लान था नहीं, ना इनके पास एक्स्ट्रा फंड्स थे, ना इनके पास रिजर्व था सॉवरेन, कुछ था तो था नहीं, ये उधार पे चल रहे थे, या फॉरेन से इनको अमेरिका और चाइना से पैसा आ रहा था उससे ये चला रहे थे मुल्क को। पैंडेमिक जो आया यानी कोरोना काल में इनकी इकोनॉमी बहुत बुरी हालत हो गई, सारी दुनिया की भी, इनकी सबसे ज्यादा हुई। इनकी इकोनॉमी में लगभग $30 बिलियन जो है वो आता है रेमिटेंसेस से आता है, जो पाकिस्तानी वर्कर अरब देशों में काम करते हैं या दूसरे मुल्कों में है, ज्यादातर अरब में है, वहां से वो आता था, वो बंद हो गया, आना बंद हो गया। फिर उसके बाद ये था कि जो बाहर से जो इनके पास थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट था, बाहर की कंपनीज जो इनको इन्वेस्ट करती थी, खासतौर से टेक्सटाइल सेक्टर में या कुछ और दूसरे सेक्टर्स थे, बहुत कम थे, वो सब बिल्कुल ठप हो गई, और जो कुछ थे भी बाद में वहां से निकल के बांग्लादेश चली गई। तीसरी बात ये कि फिर उसके बाद जो वहां पे सैलाब जो आया, फ्लडिंग ने बिल्कुल और इनकी कमर तोड़ दी, इसलिए कि लगभग 1/3 पाकिस्तान डूब गया उस सैलाब में। और इनको उससे निकलने के लिए वहां पे जो अभी तक लाखों लोग के पास मकान नहीं है, उनके मकान बह गए, क्योंकि कच्चे मकान थे, झोपड़ियां थी और वो थे, पानी के साथ साथ बह गए, उनके पास मकान नहीं है। खासतौर से सिंध या बलूचिस्तान का जो एरिया है यहाँ पे बहुत गुर्बत है, तो वो रहे नहीं, लोग खुले आसमान में इस जाड़े में वहां पे पड़े हुए हैं।
प्लास्टिक की शीट के नीचे उन्होंने टेंट बना लिए, प्रॉपर टेंट भी नहीं है, तो उनको इमीडिएट जो चाहिए वो $30 बिलियन चाहिए। और अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इनको $10 बिलियन जो यूनाइटेड नेशन और पाकिस्तान ने मिलकर की थी जिनीवा में, उसमें $9 बिलियन का प्रॉमिस हुआ है। हमने देखा है कि लोग प्रॉमिस तो कर लेते हैं जब प्रेशर आता है, लेकिन वो डिलीवर नहीं होता। फिर उसके बाद ये कि उसमें भी शर्तें होंगी यूएन की कि भाई ये पैसा साइफन आउट ना हो जाए, वहां से कहीं और ना निकल जाए, क्योंकि करप्शन बहुत डीप रूटेड है। तो ये सारी चीजें हैं, एकदम से उनके साथ कई चीजें हो गई और अब उनके पास पैसा नहीं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से उन्होंने सोचा था कि सारी प्रॉब्लम समस्याएं हल हो जाएंगी, $65 बिलियन आएगा, मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगा, जॉब्स मिलेंगी। उसके अंदर जो मेगा प्रोजेक्ट बड़े बड़े बने वो इसके लिए इनके पास वो उसमें इनका कोई रोल नहीं है, इसलिए कि उनको बनाने में चाइनीज लेबर भी था और चाइनीज जो लोग थे वो काम कर रहे थे, ज्यादातर इनके बीनियल लेबर इनका था, छोटे लेबर। फिर उसके अलावा जो बिजली की कॉस्ट आ रही है वो बहुत आ रही है, इनके पास पैसा नहीं है उस बिजली को इस्तेमाल करने का, तो वो वापस चली जा रही है। तो चाइना ने जो चाइना ने जो इकोनॉमिक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया था उसने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बनाया था कि उसके बनाने से उसको फायदा होगा, तो उसको फायदा तो जरूर हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा उनको भी नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नहीं बल्कि डेट ट्रैप में और ज्यादा फंसा हुआ नजर आता है। पाकिस्तान 250 बिलियन से भी डॉलर ज्यादा करते थे, इनको अभी इंटरेस्ट पे करने की भी हैसियत नहीं है इनकी, इनको इमीडिएटली जो देने हैं अगले महीने से पैसे वो नहीं दे पाए। सर मेरा सवाल ये था कि जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इस बुरे हालात का असर भारत पे पड़ सकता है, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या असर पड़ सकता है भारत पे? जी हाँ, मैंने बताया, मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूरी था बताना। तो इन सब सैलाब और इन सब की वजह से डर इस बात का है कि वहां पे इनस्टेबिलिटी न फैल जाए, अराजकता जिसे कहते हैं। उसकी वजह यह है कि विपिन बहुत है और बहुत से आतंकवादी संगठन सेना और पाकिस्तान को मानते नहीं है। उनका मानना यह है कि ये सही इस्लामिक गवर्नमेंट नहीं है, जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इस तरह के और भी उनके साथ दूसरे ग्रुप आए दिन बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले पुलिस लाइन के अंदर इन्होंने शायद पेशावर था वहां पे किया, जिसमें 100 से भी ज्यादा अधिकारी पुलिस ऑफिसर्स मारे गए। तो वो लगातार टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें डर रहता है अराजकता फैल जाए, और अगर अराजकता फैलती है तो फिर पलायन शुरू हो जाता है, यानी रिफ्यूजी कहाँ जाएंगे। एक बड़ा सेक्शन जो है उनका रुख भारत की तरफ भी हो सकता है। ये अभी हाइपोथेटिकल है बात, लेकिन ये कि ऐसी संभावना होती है अगर उनको पैसा नहीं मिलता और उनके पास। और दूसरी बात यह है कि सेना के रहते हुए वहां पे कुछ हो नहीं सकता बहुत ज्यादा। सेना का ट्रस्ट भी अब खत्म हो गया है जनता में। हमने ये देखा है कि जब भी, बल्कि सभी ये देखते हैं कि जब भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्थिति बहुत खराब होती है तो सेना स्वयं सत्ता में आ जाती है, और उसमें लोग उसके ऊपर पहले ट्रस्ट भी करते थे कि भाई ये सेना अब आ गई है कुछ साल। लेकिन अब ये कि सब लोग समझ गए कि सेना इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं चलने देती, और सेना सोर्स है मेन करप्शन का, सोना सोर्स है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उसकी कठपुतली सरकार होती है। आम जनता इस बात को समझ गई है, इसीलिए वो इमरान खान को सपोर्ट करती है कि भाई इमरान खान जो बात कर रहे हैं वो उसके दिल की बात कर रहे हैं, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी हुई नजर आती है। लेकिन यह है कि इमरान खान को भी कोई वो नहीं है तजुर्बा कि वो अगर सत्ता में आ जाएंगे तो हालात सुधार देंगे, इसलिए कि कोई मैजिक वॉन्ड तो है नहीं किसी के पास छड़ी के हालात ठीक हो जाए। दूसरी बात यह है कि ऐसे में कहां से पैसा आए? सऊदी अरेबिया, यूएई, अमेरिकन ये इनको पैसा दे रहे थे अफगान वॉर के पीरियड में, या उसके बाद भी देते रहते थे। ये अमेरिकन इंटरेस्ट सर्व करते थे जब से बना है पाकिस्तान, बल्कि तब से पहले सेंटो के ये मेंबर थे, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वेस्टर्न वेज, तब से इनको पैसा मिल रहा है और विपिन मिल रहे थे। अब ये है कि सऊदी अरेबिया भी ये देखता है कि भाई उसकी जो इस्लामिक पॉलिटिक्स थी बहुत उसमें काफी डाइल्यूट हो गई है, उसमें पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरी बात ये, वो पाकिस्तान से खुश भी नहीं है, इसलिए कि जो सऊदी अरेबिया ने इस्लामिक अलायंस बनाया था, मिलिट्री अलायंस एक बनाया था जो यमन में लड़ रहे थे, जिसमें
इजिप्ट, सूडान और दूसरे यूएई और बहुत से देश थे। उसमें वो चाहते थे कि पाकिस्तान की भी सेना आए, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सेना नहीं भेजी, तो वो उससे भी नाराज हैं। और फिर दूसरी बात ये कि उनका मानना यह है कि पाकिस्तान जो है ये हमेशा अब भीख मांगता रहता है, ये हमेशा ही रहता है, ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं। दूसरी बात ये कि इन देशों के रिश्ते इंडिया से बहुत अच्छे हो गए। इंडिया की इकोनॉमी बहुत है, इंडिया का इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज में जा रहा है। दूसरी तरफ ये कि इंडिया बड़ा तेल का व्यापारी है, इनके यहाँ से तेल बहुत बड़ी मात्रा में भारत खरीदता है, जिससे इनका फायदा होता है। तो इनके रिश्ते भारत से, अब इन दोनों यूएई ने भी, बहरीन ने भी, सऊदी अरेबिया ने भी इनके जो सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड्स थे वो सब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिए उन्हीं ने, और वहां पे बुलाया। और भारत के साथ तो वो एक फाइन बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, बल्कि भारत के साथ ज्यादा, और इनके साथ केवल वो बातचीत करते हैं कि 1 बिलियन ले लो, 2 बिलियन ले लो, तेल का थोड़ा सा कंसेशन दे दो, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इन देशों को भी नहीं है। तो इनके पास कहाँ से पैसा आएगा, कैसे करेंगे, और इन्हें इमीडिएट पैसों की जरूरत है, पलायन। अब देखना यह है कि कितना रेमिटेंसेज आना इनके पास थोड़ा सा शुरू हो रहा है। इनका एक तो इनको पता नहीं कैसी इनके प्लानर्स थे, $80 बिलियन का ये इंपोर्ट करते हैं और केवल $30 बिलियन का इनका एक्सपोर्ट है। अब बताइए, आप इतना इम्बैलेंस जमाने से चल रहा है, उसको कोई करेक्शन नहीं की गई। उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी था। जो कुछ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन या बड़ी फैक्ट्रियां या बड़ी चीजें बनी, वो आर्मी क्या जो बहुत से ट्रस्ट हैं या बहुत से उनके इस तरह के वो हैं संस्थाएं हैं, वो काम करती हैं। प्राइवेट इंडस्ट्री तो वहां कारखाने हैं, छोटे कारखाने थे जिसमें बहुत लोग एम्प्लॉय थे, लेकिन वो पैंडेमिक के चलते वो सब बंद हो गए, तो वो भी बुरी हालत में है। इनको लग रहा था कि चाइना से कुछ फैक्ट्रियां आ जाएंगी, वो भी नहीं आई, इसलिए चाइना की भी इकोनॉमी बुरी हालत में। पहले कुछ इनको उम्मीद थी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बाद जो चाइना चीप प्रोडक्ट्स बनाता है वो पाकिस्तान में बनाएगा, क्योंकि चाइना के अंदर लेबर कास्ट थोड़ा बढ़ गया है। तो उसको लगा रहा था कि यहाँ पे ज्यादा सस्ता ही, उनका प्लान था कि पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार, इन जगहों पे वो अपनी कुछ फैक्ट्रीज को शिफ्ट करेगा। लेकिन फिलहाल चाइनीज इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो गई है पैंडेमिक की वजह से, तो इस वजह से वहां से भी आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अच्छा सर, इसी सब के बीच एक और खबर आई अभी कुछ दिन पहले कि काबुल से सऊदी और टर्की दोनों ने ही अपनी एम्बेसी और अपने जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है उन सबको वापस बुला लिया है। इसको लेकर कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बड़ा हो सकता है या इसके पीछे कुछ बड़ी वजह है। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? कि पाकिस्तान कह रहे हैं, अफगानिस्तान की स्थिति बहुत खराब हो रही है। तालिबान अफगानिस्तान को कंट्रोल करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि आईएसएस जो है वहां पे अपनी पैड बनाए हुए है बहुत, और वो जो जी चाहता है, जहां जी चाहता है बॉम्बिंग कर देता है। बहुत से लोगों का मानना यह है कि आईएसएस जो है ये पाकिस्तान की ही इस समय एजेंसी है, जिसके इशारों पर वो काम कर रहे हैं। इसी वजह से कहा जाता है, माना जाता है कि तालिबान और पाकिस्तान के जो डिफरेंसेस बढ़े उसकी वजह यह है। अफगान का मानना यह है कि इन्हीं ने न तो रोकने की कोशिश की, और उनको भी ये लगता है कि ये पाकिस्तान बैक्ड है, और पाकिस्तान इनका इस्तेमाल कर रही थी तालिबान के ऊपर एक प्रेशर ग्रुप की तरह से। अब इनके पास वेपन भी बहुत है, वहां पे अमेरिकन छोड़ गए हैं और स्थिति ठीक है नहीं, तो इसके चलते हुए बहुत सी जो कुछ कंट्रीज ने वहां पे जो खोली भी थी एम्बेसीज, अब वो अपनी स्टाफ को वापस बना रहे हैं, क्योंकि खतरा बढ़ता हुआ नजर आता है। और कोई भी, इसलिए कि ये आईएसएस जैसी एजेंसी किसी किससे भी, जिस ये बहुत कमजोर हो चुके हैं, इनको पैसे की जरूरत है, इनको वेपन की जरूरत है। इनके पास नए लोग नहीं आ रहे हैं, जैसे पहले यूथ यूरोप से, अमेरिका से आके ज्वाइन कर रहा था, अब वो नहीं नजर आते। तो इनको रिक्रूट करने के लिए, लोगों को लाने के लिए, तो वो अलग अलग कंट्रीज इनको पैसा देके इनका इस्तेमाल करती। ओके, तो जो सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न है अफगानिस्तान में, काबुल में एग्जैक्टली, क्योंकि
पिछले दिनों अब जो तालिबान है उन्होंने भारत से भी उम्मीद लगाई थी कि वो जो पिछले प्रोजेक्ट्स हैं उनको वापस स्टार्ट करे, लेकिन मुझे लगता है किसी भी देश के लिए अफगानिस्तान में अभी किसी भी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना, अभी सुरक्षा उनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न नजर आता है। और इसी सब को देखते हुए वहां से सऊदी अरेबिया, टर्की, उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को भी वापस बुलाया। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं एक चीज और भी है, तालिबान ने जो शर्तें अमेरिका के साथ मानी थी, उसमें ये माना था कि वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें सभी लोग होंगे, सभी माइनॉरिटीज के भी लोग होंगे और सभी लोग होंगे, दूसरे भी होंगे, औरतें भी होंगी। और फिर उसके बाद विमेन एजुकेशन और इन सब चीजों पे जो बात की थी वो भी नहीं पूरा हो रहा है। तो अमेरिका, यूरोप का भी प्रेशर है। हम सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया और यूएई के बड़े घनिष्ठ संबंध है अमेरिकन से, हालांकि डिफरेंसेस भी सरफेस हो गए हैं, कुछ नजर आते हैं, मगर ये कि अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनेगी तो माना जाता है कि तालिबान बहुत समय तक उसको उनका होल्ड करना मुश्किल होगा और दोबारा अराजकता फैलने का डर नजर आता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, यूरोप, अमेरिका, इंडिया, ये सब लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और दूसरी तरफ ये भी है कि फंडिंग देने में भी हिचक हो रही है। अगर हाँ कोई आपदा आती है या कोई ऐसी बात होती है तो जरूर भारत उनकी मदद कर देता है, लेकिन ये कि इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं भारत के, वहां पे उनकी सिक्योरिटी गारंटी कौन लेगा? तालिबान अगर बात होता है तो फिर आईएसएस उनको पीछे पड़ जाती है, उनको उड़ा सकती है, उन लोगों को मार सकती है भारतीय मूल के। तो इसलिए भारत भी इस बात को गौर कर रहा है। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा मुझे लगता है अहम मुद्दा है किसी भी देश के लिए कि अगर वो अपने नागरिकों को या किसी स्टाफ को वहां पर भेज रहा है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि अभी काबुल में पाकिस्तान एम्बेसी पे भी हुआ था हमला, और उसके बाद सारी हालात सब सामने ही है। और तालिबान को लेकर भी लोगों में अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें, उनमें भरोसा नजर नहीं आता है, क्योंकि तालिबान ने जो बातें कही थी वो खुद अपनी बातों से मुकरता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आप चर्चा में जुड़े और आपने सभी पहलुओं पर बहुत खुलकर बात की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू।